स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है संधि। आपके सभी प्रकार के एग्जाम में संधि से प्रश्न आता है। अगर आप इसका नियम जानते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। अगर आप नियम नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड हो या प्री डीएड हो या व्यापम द्वारा आयोजित आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या डीएड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर लास्ट तक देखिए और नियम को समझ लीजिए। नियम अगर आप समझ लीजिएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपका संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है संधि किसे कहते हैं। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण मतलब पहले वर्ण का मेल होता है। जैसे यहाँ पर ये बोला गया है, ये व है, देव व, और ये आ, इसका मेल होता है तो ये हो जाता है देवालय। तो इसी को इसमें बोला गया है। कभी कभी ये परिभाषा भी दिया जाता है एग्जाम में। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मनः प्लस योग मनोयोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका भी एक देव का भी एक सार्थक अर्थ होता है, आलय का भी एक अर्थ होता है, जगत का भी अर्थ होता है, नाथ का भी, मनः का भी, योग का भी। तो कभी भी आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो याद रखिएगा दोनों शब्द का विच्छेद करने पर अर्थ होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। विच्छेद करने पर दोनों का अर्थ आना चाहिए तभी आप सही माने जाओगे संधि के नियम में। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए, जो दो शब्द मिले रहते हैं आपस में उसे हम फिर से अगर तोड़ें तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए, परीक्षार्थी तो परीक्षा प्लस अर्थी, वागीश तो वाक प्लस ईश, अंतःकरण तो अंतः प्लस करण। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद होता है जब इसे हम इस प्रकार से तोड़ते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। हम इसमें नियम जानेंगे कि किस प्रकार से बनता है, कितना भेद होता है इसका संधि का, क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए, संधि के भेद देख लेते हैं। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। याद रखिएगा, संधि के जो प्रकार है वो तीन प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये पूछा जाता है, संधि के भेद पूछा जाए या संधि का प्रकार पूछा जाए, आपको याद रखना है, होता है तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि, जैसे नौ प्लस आगत। संधि का पहला वर्ण अगर अस्वर वाला हो, वह अस्वर स्वर वाला है, तभी संधि का पहला वर्ण ये वाला वह रहेगा, याद रखिएगा। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि है। इस प्रकार से जो पहला शब्द है उस पर डिपेंड करता है, विसर्ग है कि व्यंजन है कि स्वर है। और मैंने आपको वर्णमाला में बता दिया है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाकर जरूर देख लीजिए, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये तो संधि के भेद आपको बस याद रखना है, तीन है: स्वर संधि, विव्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हम चलिए अब चलते हैं। स्वर संधि के भी प्रकार हैं और ये पूछा जाता है। तो स्वर संधि सबसे पहला संधि का प्रकार है, पहला प्रकार, इसे याद रखिएगा। स्वर संधि, स्वर के बाद अगर स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर और स्वर, जैसे अ एक स्वर है ये बताया था और अ एक स्वर है, तो यही अगर दोनों मिल जाए तो ये आ हो जाएगा, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। और क्या क्या है स्वर, तो ए है स्वर, ई है स्वर। कुल स्वरों की संख्या कितना बताया था टोटल, मतलब कुल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 13। अगर सिंपल पूछा जाए तो 11। इसे भी याद रखिएगा। 11 कैसे, अंग और आहा अनुस्वार स्वर को हटा दिया जाता है तो 11 हो जाता है, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 रहता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, स्वर संधि उसे बोलते हैं जब स्वर का स्वर से मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी प्रकार हैं, भेद हैं। तो कितने हैं, 5 है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से बनता है, याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए दीर्घ संधि पहले देखते हैं।
दीर्घ संधि को समझ लेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे समझ में आता जाएगा। दीर्घ संधि ध्यान दीजिएगा, हर्स्व या दीर्घ स्वर, हर्स्व या दीर्घ। हर्स्व मतलब मैंने बताया था हर्ष स्वर कितने हैं, तो जैसे अ जो है हर्स्व है, कम समय लगता है बोलने में। या दीर्घ आ, ये जो है दीर्घ स्वर है। तो देखिए अ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्स्व या दीर्घ स्वर जैसे अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ हो जाता है, बड़ी ई बड़ी उ हो जाते हैं, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। वहीं छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई और छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अ प्लस अ होकर आ हो गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ये धर्म है और ये अर्थ है, तो धर्म में यहाँ पर भी तो अ होगा। ये जो पहला शब्द का दूसरा वर्ण है ये वो अ होगा, और ये अर्थ में ये भी पहला अ है, और ये अ और अ मिलकर आ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास धर्म प्लस अर्थ मिलकर धर्मार्थ हो गया। और सभी एग्जाम्पल में वही, यहाँ पर स्व हम बोल रहे हैं तो अ का उच्चारण हो रहा है, स्व आ रहा है लास्ट में। अर्थी में तो अ पहले से ही है आगे में, तो अ और अ मिलकर आ हो गया, तो यहाँ पर हो गया स्वार्थी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार से दिया गया, इसको धर्मार्थ को दिया गया, स्वार्थी को दिया गया, देवार्चन को दिया गया, तो आपको क्या करना है, दो सार्थक अर्थ में इसे तोड़ लेना है, पहले दोनों का अर्थ निकले, फिर आपको देखना है कि ये वाला जो शब्द है और आगे वाला शब्द है वो क्या है। अगर दोनों स्वर है तो आपको समझ जाना है कि ये दीर्घ संधि है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पास अ और आ मिलकर आ ही होता है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम्पल है ये वाला। देखिए आप जितना भी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, तो दिक्कत होता है, तो इसे अभी से समझ लीजिएगा। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये देव है और ये आला है, तो ये मिलकर देवाला ही होगा। यहाँ पास कितना भी आ क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है आ, इसे ध्यान में रखिए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आ और अ मिलकर भी आ ही होता है, आ प्लस आ मिलकर भी आ ही होता है, ध्यान से देखिए इसमें। और ये जितने भी एग्जाम्पल है इसे भी याद रखिए किस प्रकार से टूटता है आपस में। जैसे सीमांत कैसे टूटेगा, तो सीमा प्लस अंत होगा, दिशांतर तो दिशा प्लस अंतर होगा, इसे ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये भी स्वर है, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ही होगा, तो इस प्रकार से इसके आप याद रखिएगा। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। और सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में आपको याद रखना है कि अगर स्वर के बाद स्वर आए तो दीर्घ संधि है। जैसे अ ई उ के बाद अ ई उ आए तो एक क्या हो जाता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ी उ हो जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला संधि। ये पूरा है, याद रखिएगा, ये जितने भी हैं स्वर का स्वर से ही मेल होगा तो दीर्घ संधि बनेगा। अब देखिए गुण संधि आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। गुण संधि में यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या क्या शब्द बन गया, अगर अ के बाद ई आए या बड़ी ई आए, या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ये ए बन जाता है। अगर उ या बड़ी उ आए अ और आ के बाद तो ओ हो जाता है, और अ और आ के बाद अगर री आए तो वो अर हो जाता है। इसे याद रखिएगा, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। गुण संधि का एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल में अ के बाद ई आया है तो ये ए हो गया, तो नर प्लस इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र। अ अ प्लस बड़ी ई तो ये ए ही होगा, तो इसमें भी नर प्लस इस, नरेश। ये बड़ी ई है ये वाला, इसे याद रखिएगा। देखिए अ के बाद अगर उ आए तो ये ओ हो जाता है, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। और ये गुण संधि है, याद रखिएगा, जब अ के बाद उ आए तो ओ संधि। देखिए ये यहाँ पास अ है और यहाँ पास उ है, तो ये ओ हो गया, विरोचित। यहाँ पास अ और उ के बाद आए तो ओ हो गया।
ऋषि वाला देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए ये जो यहाँ पर है महर्षि, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पर अर का एग्जाम्पल आया है, अर का, तो अ प्लस री होगा। अगर अ प्लस री होगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये बोला गया है इसमें, या आ के बाद आए। तो देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देव प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। कैसे होगा, इस प्रकार से देवर्षि। तो देखिए देवर्षि बोलते हैं तो आता है ना बीच में अर शब्द, तो ये हो गया। तो ये हो गया गुण संधि। अ और आ के बाद अगर ई आए, चाहे वो बड़ा ई हो, ऊ आए चाहे बड़ा ऊ हो, या री आए, तो ई वाला का ए हो जाता है, ऊ वाला का ओ, और री वाला का अर हो जाता है। इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों तीसरा संधि है, तीसरा संधि मतलब स्वर संधि का प्रकार, तो उसमें है तीसरा वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि इसका नियम क्या है, तो देखिए अगर अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से जो है ए हो जाता है। अतः तथा अ और आ के बाद अगर ओ या औ आए तो उन सभी के मेल से औ हो जाता है। मतलब कोई भी जो मेल हो, अगर अ या आ के बाद ए या ए आए तो बड़ा ही ए होगा, याद रखिएगा। अगर अ और आ के बाद ओ या औ आए तो उसका जो भी होगा वो औ ही होगा। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये अ के बाद ए आया है तो बड़ा ए हो गया, अ के बाद चाहे बड़ा ए आए वो बड़ा ही ए हो रहेगा, आ के बाद ए आए तो ए ही रहेगा। ये पूरा जो है नियम आप याद कर लीजिएगा, ये पूरा जो नियम है याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक और बता देते हैं इसमें। जैसे ये तीसरा है, तो अ के बाद अगर औ आए तो औ ही रहेगा, आ के बाद अगर ओ आए तो औ ही रहेगा। तो ये जितना भी नियम है इसे याद रखिए। ये जो है इसे आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, किसके बाद क्या आता है तो क्या हो जाता है। अगर ये आपको याद रहेगा और आप इसी इस प्रकार से तोड़ पाएंगे, संधि विच्छेद कर पाएंगे सही अर्थों में, तो ये आपका जो है एग्जाम में केवल 12 सेकंड या 10 सेकंड में जो है बना लेंगे। यण संधि, देखिए यण संधि का जो नियम है इसे जान लीजिए। यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर, तो ई और ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, याद रखिएगा। उ और ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। याद रखिए किसके बाद, अगर इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तब कहा गया है। भिन्न स्वर, व्यंजन नहीं आएगा, स्वर ही आएगा लेकिन वो भिन्न रहेगा, तब ई का हो जाएगा, ई का हो जाएगा देखिए या, ऊ का हो जाएगा व और री का हो जाएगा रा। इसे याद रखिएगा। चलिए इसे देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे ई के बाद अ आया है भिन्न स्वर, तो ई के बाद अगर अ आए तो ये य होगा। आपको पता है इसमें अभी नियम हमने पढ़ा कि ई का य होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी ई आए उसका य हो जाएगा, लेकिन आ रहेगा तो ये या हो जाएगा। इसे भी याद रखना है आपको। जैसे अति प्लस अधिक तो अत्यधिक, यह हो गया। यदि प्लस अपि यद्यपि, यहाँ पर यह बन रहा है सभी में, तो इसे आप याद रखिएगा। और ये समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपको यहाँ से उस नियम को ध्यान में रखना है और इसे देखना है। जैसे ई प्लस ऊ का यू हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद ये य हो जाता है। देखिए ये ऊ का क्या है, ये व हो गया है, भिन्न स्वर आया है तब की बात है ये, तो आपको इसके याद रखना पड़ेगा। देखिए लास्ट देख लेते हैं इसमें स्वर संधि का 5वां प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5वां है आपका अयादि संधि। यदि ए, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। यदि ए,
ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो याद रखिएगा, ए का ऐ होगा, बड़े ए का आय, ओ का अव और अव का आव हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर ए प्लस अ मिलकर ऐ हो गया, तो ने प्लस अन नयन, से प्लस अन शयन। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, अगर ओ के बाद अ आए तो ये अव हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पवन को अगर हम बोलेंगे संधि विच्छेद करने के लिए तो किस प्रकार से होगा, पो प्लस अन होगा, याद रखिएगा। भवन का भो प्लस अन। तो ये जो नियम है आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों संधि का दूसरा प्रकार, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो आप ध्यान से देखिएगा, व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं, याद रखिएगा। व्यंजन के बाद कोई भी जो ये वाला अक्षर रहेगा, ये लास्ट, ये जो शब्द का लास्ट है, ये क है, त है, त है, ये व्यंजन है। और व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्वर भी है और व्यंजन भी है पहला वाला अक्षर में। तो ये जो है व्यंजन के बाद अगर स्वर आए या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि हो जाता है। अब व्यंजन संधि की पहचान क्या है, इसमें हलंत लगा रहता है। जैसे क के नीचे देखिए यहाँ पर लगा है, त के नीचे, त के नीचे, तो आपको इसे याद करना है। जैसे वाक प्लस इक्स वागिस हो गया, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस हार उद्धार। नियम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनता है एग्जाम में, लेकिन आपको जानना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए व्यंजन संधि के नियम क्या क्या है। तो याद रखिएगा व्यंजन संधि के नियम है आपके, क का ग होना। जैसे देखिए क का ग हो गया, दिक प्लस गज, तो ये दिग्गज। आधा का जो है ग में परिवर्तित हो गया। दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस विजय दिग्विजय, वाग प्लस इस वागिस। क जो है ग में परिवर्तित हो गया। च उसी प्रकार से ज में परिवर्तित हो जाता है, ट ड में और त द में। त जो है द में परिवर्तित हो गया, प जो है ब में परिवर्तित हो गया। तो आपको जो है बहुत सारे इसके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। अभी तो ये जो है सिद्धांत वाला हम पढ़ रहे हैं, आगे का जो वीडियो देखेंगे संधि का उसमें हम प्रश्न कराएंगे, वहाँ पर सब और अच्छे से समझ पाएंगे। तो याद रखिएगा व्यंजन संधि का ये जो प्रकार है, मतलब ये जो नियम है, इसे याद करना पड़ेगा आपको, और बहुत सारे जो शब्द हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया व्यंजन संधि। देख लेते हैं विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग के बाद ये जो संधि का तीसरा प्रकार है, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग क्या है, ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है सभी के लास्ट में, ये विसर्ग है, याद रखिएगा। तो निह प्लस आहार निराहार, दुह प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस योग मनोयोग। तो आपको ये जो है बहुत सारे शब्द इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ये देखिए कुछ नियम है इसमें, कुछ नियम है देखिए। जैसे विसर्ग का ओ हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण य र ल व या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए इतने शब्द अगर होंगे तो ओ हो जाएगा। जैसे मनः प्लस अनुकूल आ गया तो ये ओ हो गया, यहाँ पास आ गया तो ये ओ हो गया। तो आपको इसे याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये नियम। और खासकर मैं यही बोलूँगा कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द को पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका नियम याद करना बहुत कठिन है, व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का। लेकिन विसर्ग संधि का आपको पता कब चल जाएगा, जब आपको वो बोलेगा संधि विच्छेद संधि कीजिए, तो जब भी वो संधि की जगह बोलेगा तो उसमें ये प्रकार से बिंदु रहेगा, तो आपको इसे समझना होगा आपको। और ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ज़्यादातर जो विसर्ग संधि है यहीं से आता है। आपको दे दिया जाएगा पयोधन संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको क्या करना है, पयः प्लस धन लिखना है। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और संधि के प्रकार कितने हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं,
ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।